हाय गाइस, आज की क्वेश्चन आंसर है हमारी क्लास 12th हिंदी की वितान बुक का चैप्टर है अतीत में दबे पांव। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी पर उसमें भव्यता का आडंबर नहीं है, कैसे? तो गाइज ये क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट रहता है एंड इस चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन रहता है। तो देखते हैं इसका आंसर। सिंधु सभ्यता के शहर मोहनजोदाड़ो की व्यवस्था, साधन और नियोजन के विषय में खूब चर्चा हुई। इस बात से भी सभी प्रभावित हैं कि वहाँ की अन्य भंडारण व्यवस्था, जल निकासी की व्यवस्था अत्यंत विकसित और परिपक्व थी। हर निर्माण बहुत बुद्धिमानी के साथ किया गया था, यह सोचकर कि यदि सिंधु का जल बस्ती तक फैल भी जाए तो कम से कम नुकसान हो। इन सारी व्यवस्थाओं के बीच इस सभ्यता की संपन्नता की बात बहुत ही कम हुई है। वस्तुतः इसमें भव्यता का आडंबर है ही नहीं। व्यापारिक व्यवस्थाओं की जानकारी मिलती है मगर सब कुछ आवश्यकताओं से ही जुड़ा हुआ है। भव्यता का जो प्रदर्शन है कहीं नहीं मिलता। संभवतः वहाँ की लिपि पढ़ ली जाने के बाद इस विषय में अधिक जानकारी मिली। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन सेकेंड। सिंधु सभ्यता की खूबी उसका सौंदर्य बोध है जो राज पोषित या धर्म पोषित ना होकर समाज पोषित है, ऐसा क्यों कहा गया है? तो गाइस इसका आंसर है, सिंधु घाटी के लोगों में कला या सुरुचि का महत्व ज़्यादा था। वास्तुकला या नगर नियोजन ही नहीं, धातु और पत्थर की मूर्तियाँ, मृत भांडे, उन पर चित्रित मनुष्य, वनस्पति और पशु पक्षियों की छावनियाँ, सुनिर्मित मोहरे, उन पर बारीकी से उत्कीर्ण आकृति खिलौने, केश विन्यास, आभूषण और सबसे ऊपर सुंगाड़ अक्षरों में लिपि रूप सिंधु सभ्यता को तकनीक सिद्ध से ज़्यादा कला सिद्ध जाहिर करता है। खुदाई के दौरान जो वस्तुएं मिली या फिर जो निर्माण शैली के तत्व मिले, उन सभी में यही निकल कर आता है कि सिंधु सभ्यता समाज प्रधान थी। यह व्यक्तित्व न होकर सामूहिक थी। इसमें ना तो किसी राजा का प्रभाव था और ना ही किसी धर्म विशेष का। इतना अवश्य है कि कोई ना कोई राजा होता होगा, लेकिन राजा पर आश्रित यह सभ्यता नहीं थी। इन सभी बातों के आधार पर यह बात कही जा सकती है कि सिंधु सभ्यता का सौंदर्य समाज पोषित है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड, पुरातत्व के किन किन चिन्हों के आधार पर आप यह कह सकते हैं कि सिंधु सभ्यता ताकत में शासित होने की अपेक्षा समझ से अनुशासित सभ्यता है? तो गाइस इसका आंसर है, सिंधु सभ्यता से जो अवशेष प्राप्त हुए हैं उसमें औजार तो हैं पर हथियार नहीं। मोहनजोदाड़ो, हड़प्पा से लेकर हरियाणा तक समूची सिंधु सभ्यता में हथियार उन तरह नहीं मिले जैसे किसी राजतंत्र में होते हैं। दूसरी जगहों पर राजतंत्र या फिर धर्मतंत्र की ताकत का प्रदर्शन करने वाले महल, उपासना स्थल, मूर्तियाँ और पिरामिड मिले। सब चीज़ें मिलती हैं। हड़प्पा संस्कृति में न भव्य राजप्रसाद मिले, न मंदिर, न राजाओं व महंतों की समाधियाँ। मोहनजोदाड़ो में मिला नरेश के सिर का मुकुट भी बहुत छोटा है। इस सब के बावजूद यहाँ ऐसा अनुशासन ज़रूर था जो नगर योजन, वास्तुशिल्प, मोहर ठप्पों, पानी या सफाई जैसी सामाजिक व्यवस्थाओं में एक रूपता रखते हुए था। इन आधारों पर विद्वान यह मानते हैं कि यह सभ्यता समझ से अनुशासित सभ्यता थी, ना कि ताकत से। ये समझ से बहुत अच्छी थी। यहाँ पर किसी भी राजा का कोई शासन नहीं था, सब नॉर्मल तरीके से रहते थे। इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। गाइस अगर आप लोगों ने इसके नोट्स प्रिपेयर नहीं किए हैं तो मेरी इंस्टा ID rstudy@10 पर जाकर आप इसके नोट्स ले सकते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यह सच है कि यहाँ किसी आंगन की टूटी फूटी सीढ़ियाँ अब आपको कहीं नहीं ले जाती। वे आकाश की तरफ अधूरी रह जाती हैं, लेकिन उन अधूरे पायदानों पर खड़े होकर अनुभव किया जा सकता है कि आप दुनिया की छत पर हैं। वहाँ से आप इतिहास को नहीं उसके पार झांक रहे हैं। इस कथन के पीछे लेखक का क्या आशय है? तो गाइस क्लास 12 के सारे चैप्टर्स के नोट्स मैंने आपको दे रखे हैं वीडियोस में। अगर आपने चेक नहीं किए हैं तो जाकर चेक कीजिए। मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखी है, उसको जाकर चेक कर सकते हैं। नोट्स के लिए मेरी इंस्टा ID पर आ जाइए, वहाँ से ले लीजिए।
इसका आंसर है, इस कथन के पीछे लेखक का आशय यही है कि खंडहर होने के बाद भी पायदान बीते इतिहास का पूरा परिचय देते हैं। इतनी ऊंची छत पर स्वयं चढ़कर इतिहास का अनुभव करना एक बढ़िया रोमांच है। सिंधु घाटी की सभ्यता केवल इतिहास नहीं बल्कि इतिहास के पार की वस्तु है। इतिहास के पार की वस्तु को इन अधूरे पायदानों पर खड़े होकर ही देखा जा सकता है। ये अधूरे पायदान यही दर्शाते हैं कि विश्व की दो सबसे प्राचीन सभ्यताओं का इतिहास कैसा रहा था। गाइज, ये आपका 4th क्वेश्चन था। इसके बाद आता है क्वेश्चन नंबर 5। टूटे फूटे खंडहर सभ्यता और संस्कृति के इतिहास के साथ साथ धड़कती जिंदगियों के अनछुए समयों को भी दस्तावेज होते हैं। इस कथन का भाव स्पष्ट कीजिए। तो अनछुआ जो समय होता है उसके दस्तावेज होते हैं, इसका भाव स्पष्ट करना है। तो गाइस, इसका आंसर है, यह सच है कि टूटे फूटे खंडहर सभ्यता और संस्कृति के इतिहास के साथ साथ धड़कती जिंदगियों के अनछुए समयों का भी दस्तावेज होते हैं। मोहनजोदाड़ो से प्राप्त खंडहर यहाँ एहसास कराते हैं कि आज से 5000 साल पहले कहीं यहाँ बस्तियाँ थीं। ये खंडहर उस समय की संस्कृति का परिचय कराते हैं। लेखक कहता है कि इस आदिम शहर के किसी भी मकान की दीवार पर पीठ टिकाकर सुस्त सकते हैं, चाहे वह एक खंडहर ही क्यों ना हो। किसी घर की देहरी पर पांव रखकर आप सहसा सहम सकते हैं। रसोई की खिड़की पर खड़े होकर उसकी गंध महसूस कर सकते हैं, या शहर के किसी सुनसान मार्ग पर कान देकर बैलगाड़ी की रुनझुन सुन सकते हैं। इस तरह जीवन के प्रति सजग दृष्टि होने पर पुरातात्विक खंडहर भी जीवन की धड़कन सुना देते हैं। ये एक प्रकार के दस्तावेज होते हैं जो इतिहास के साथ साथ उन अनछुए समय को भी हमारे सामने उपस्थित कर देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 6। इस पार्ट में एक ऐसे स्थान का वर्णन है जिसे बहुत कम लोगों ने देखा है, परंतु इससे आपके मन में उस नगर की एक तस्वीर बनती है। किसी ऐसे ऐतिहासिक स्थल जिसको आपने नज़दीक से देखा हो, उसका वर्णन अपने शब्दों में कीजिए। तो गाइस, ये क्वेश्चन आप अपने आप भी सॉल्व कर सकते हैं, पर लोग इतनी जहमत नहीं उठाते। तो देखते हैं इसका आंसर। मैंने हर्षवर्धन के किले को नज़दीक से देखा। अगर आपने हवा महल देखा है तो वहाँ को डिस्क्राइब कर दीजिए, ठीक है। फिलहाल मैंने हर्षवर्धन के किले को नज़दीक से देखा। यह एक ऐतिहासिक स्थल है। यह बहुत बड़ा किला है जिसे हर्षवर्धन ने अपनी राजधानी बना रखा था। अपने भाई राजवर्धन की मृत्यु के बाद वह थानेसार का राजा बना। इस किले के चारों ओर प्रत्येक कोने पर ऊंचे ऊंचे स्तंभ हैं। इसके परकोटों पर खूबसूरती मीनाकारी की गई है। अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के रहने के लिए महल के साथ ही कमरे बनवाए हुए थे। किले का मुख्य गुंबद बहुत ऊंचा था। जो गुंबद होता है वो बहुत ज़्यादा ऊंचा था। इसके साथ ही एक मीना बाजार था जहाँ पर हर प्रकार की साजो सामान बिकता था। यह किला आज भी शांत भाव से खड़ा अपना इतिहास बताता प्रतीत है। किले का प्रवेश द्वार बहुत मजबूत है, जहाँ तक कई सीढ़ियाँ पार करके पहुँचा जा सकता है। इसके बाद आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन 7। नदी, कुएं, स्नानागार और बेजोड़ निकासी व्यवस्था देखते हुए लेखक पाठकों से प्रश्न पूछता है कि क्या हम सिंधु घाटी सभ्यता को जल संस्कृति कह सकते हैं। आपका जवाब लेखक के पक्ष में है या विपक्ष में। तर्क सहित उत्तर देना है आपको। तो बताइए क्या है आंसर आपका। तो फिलहाल देखते हैं यहाँ लिखा हुआ आंसर। सिंधु घाटी सभ्यता में नदी, कुएं, स्नानागार व बेजोड़ निकासी व्यवस्था के अनुसार लेखक इसे जल संस्कृति की संज्ञा देता है। मैं लेखक की बात से पूर्णतः सहमत हूँ। सिंधु सभ्यता को जल संस्कृति कहने के समर्थन में निम्नलिखित कारण हैं। फर्स्ट, यह सभ्यता नदी के किनारे बसी थी। मोहनजोदाड़ो के निकट सिंधु नदी बहती थी। इन सेकेंड, यह पीने के पानी के लिए लगभग 700 कुएं मिले थे। ये कुएं पानी की बहुतायत सिद्ध करते हैं। थर्ड, मोहनजोदाड़ो में स्नानागार हैं। एक पंक्ति में 8 स्नानागार हैं जिसमें किसी के भी द्वार एक दूसरे के सामने नहीं खुलते। कुंड में पानी के रिसाव को रोकने के लिए चूने और चिराड़ी के गारे का इस्तेमाल किया गया है। जल निकासी के लिए ऐसी व्यवस्था की गई है। और इसके बाद 5th है, मकानों में अलग अलग स्नानागार बने हुए हैं। 6th है,
मोहरों पर उत्कीर्णन पशु शेर, हाथी या गैंडा जल प्रदेशों में ही पाए जाते हैं। इसके बाद गाइस क्वेश्चन नंबर 8 एंड लास्ट है हमारा, सिंधु घाटी सभ्यता का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिला है, सिर्फ अवशेषों के आधार पर ही धारणा बनाई है। इस लेख में मोहनजोदाड़ो के बारे में जो धारणा व्यक्त की गई है, क्या आपके मन में इससे कोई भिन्न धारणा या भाव पैदा होता है? इन सब भावनाओं पर कक्षा में समूह चर्चा करें। तो इसका आंसर है, यदि मोहनजोदाड़ो अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में धारणा बिना साक्ष्यों के बनाई गई है तो यह गलत नहीं है, क्योंकि जो कुछ हमें खुदाई में मिला वह किसी साक्ष्य से कम नहीं है। खुदाई के दौरान मिले बर्तन, सिक्के, नगर, सड़कें, गलियों को साक्ष्य ही कहा जा सकता है। साक्ष्य लिखित हों यह जरूरी नहीं होता। जो कुछ भी हमें सामने दिखाई दे रहा है वह तो प्रमाण है। फिर हम किसी तथ्य को कैसे भुला दें कि ये दोनों नगर विश्व की प्राचीनतम संस्कृति और सभ्यता के प्रमाण हैं। इन्हीं के कारण अन्य सभी संस्कृतियां विकसित हुईं। मोहनजोदाड़ो के बारे में जो धारणा व्यक्त की गई वह हर दृष्टि से प्रामाणिक है। उसके बारे में अन्य कोई धारणा मेरे मन में नहीं बनती। तो गाइज ये इस चैप्टर के 8 क्वेश्चन थे। आई होप आपकी समझ आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स के साथ। और हाँ, सारे चैप्टर्स के नोट्स देख लीजिए। अगर आपके फ्रेंड्स को इसकी ज़रूरत है तो शेयर ज़रूर करिएगा।